हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आप लोगों को करा रही हूँ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को करा पाऊँ और चैप्टर वाइज आप लोगों का शुरू हो रहा है। सबसे पहला हमारा वही है अर्थव्यवस्था भारत की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? वैसे मैं यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी दोनों के पीवाईक्यू क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आप लोगों को करा चुकी हूँ। अभी है आपके अदर एग्जाम्स में, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप कहीं से भी करें, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है ना। देखो, पूरे विश्व में अगर बात करते हैं तो अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। उदारवादी है, बाजारवादी है, पूंजीवादी है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी क्या होती है? जब संपूर्ण बाजार कुछ व्यक्तियों के हाथों में होता है ना, तब इन लोगों को पूंजीवादी कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अभी करंट में अगर बात करते हैं, है ना, तो आप मुझे बताइए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ पर है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ पर है? फिलहाल अगर मैं भारत की बात करती हूँ तो भारत में है कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपका पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बेस्ड है एक तरीके से। यानी कि यहाँ पर मिश्रित आर्थिक प्रणाली, जहाँ पे जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के संसाधन सरकार और बाजार दोनों के हाथ में होते हैं, उसे मिश्रित आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के संसाधन सरकार और बाजार दोनों के हाथ में रहते हैं, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र, ऐसा भी आ जाता है कि सरकार या बाजार सार्वजनिक या निजी क्षेत्र दोनों के हाथ में होते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्रित आर्थिक प्रणाली या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये जो मिश्रित वाली अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली होती है, इसमें सरकार मुख्य भूमिका में होती है। अगर करंट में अगर बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये प्रणाली मिलती है, इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अर्जेंटीना है ना, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है। यहाँ पर आपको ये मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। हालांकि 1991 के बाद, है ना, पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था उदारवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ी रही है धीरे धीरे, क्योंकि 1991 में सुधार हुआ। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और आरबीआई के गवर्नर भी थे, राज्यसभा में असम से ये थे। तो इन्होंने ही यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को चेंज किया था। तो धीरे 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 हम करेंगे, डोंट वरी, यहाँ पर हम धीरे धीरे करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय होता है। तो अभी जस्ट आप लोगों को बताया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय होता है। सरकारी या निजी, सरकार या बाजार दोनों का सह अस्तित्व जहाँ पर होता है, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो भारत कैसा देश है ना, भारत कैसा देश है? तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिएगा, भारत एक कैसा देश है? विकसित है, विकासशील या अर्धविकसित है? सो ध्यान रखिएगा, हमारा जो भारत है वो फिलहाल ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र में गिना जाता है, विकासशील राष्ट्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान यानी कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है, तो वो है हमारा टर्सरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है। और जीएनपी निकालना है तो जीएनपी जब एनडीपी में विदेशी आय, फॉरेन इनकम को जोड़ा जाता है, तब हम उसे जीएनपी कहते हैं। यानी कि जीएनपी इक्वल टू एनडीपी, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस के फॉरेन इनकम, तो आपका निकल के आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निकल के आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। चलिए आगे हैं, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी क्या है? तो भाई बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जैसे कि उत्तर कोरिया में है। कहाँ पर है? उत्तर कोरिया। ना तो कहीं वहाँ पर आयात होता है ना निर्यात होता है। जिस देश का किसी अन्य देश के साथ आयात और निर्यात दोनों ही क्या है, नहीं होता है, उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। यानी कि ना आयात हो ना निर्यात हो, यानी कि ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी। और इसका एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया। कौन सा है? उत्तर कोरिया। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था
उसे कहते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो भारत को परिभाषित किस रूप में किया जा सकता है? एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली, या एक व्यापार आधिक्य वाली, एक पूंजी आधिक्य वाली। तो हमारे यहाँ की बात करते हैं तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में से डिफाइन किया जा सकता है। ऑप्शन बी। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वो डिपेंड करता है वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है, बाजार का आकार है, पूंजी निर्माण है, इन सभी पर बेस्ड होता है, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण अर्थात ऑप्शन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना? एकीकरण करा गया है। तो हमारे यहाँ पे 1991 से इसकी शुरुआत हुई है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उससे क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना वैश्वीकरण की प्रक्रिया है या वैश्वीकरण है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, मतलब दूसरे देशों के साथ आर्थिक प्रतिबंध कम लगाना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही होगा और 1991 से प्रॉपर इनकी शुरुआत हुई है ना। थोड़ा सा उदारवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा है भारत। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में है? और भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो कृषि का होता है, लगभग 54%। अभी आपने देखा यूपी में एक पैट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी पूछा गया। तो हमारी अगर बात करते हैं भारत में, तो भारत में कृषि का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर किस तरीके की बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है? तो 13th का ऑप्शन डी हो जाएगा, संरचनात्मक। कैसी है? यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और जो प्रकाशित किए जाते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? NSSO के द्वारा, यानी कि 14th का ऑप्शन सी, NSSO। फटाफट कमेंट करो ये कब गठित हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किसके अंतर्गत आता है? भारत में बेरोजगारी की किस में पाई जाती है? तो भारत में किस तरीके की बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? अगर हम ओवरऑल अगर देखते हैं तो ग्रामीण भी है, चक्रीय भी है, संरचनात्मक भी है। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधान, अगर इन सब में आता है फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया होता फिर संरचनात्मक लगाते, लेकिन सभी में है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य छुपी हुई बेरोजगारी। कौन सी? अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी भी इसको बोला जाता है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, तो कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलेगा, इनमें से सभी संरचनात्मक भी है, मौसमी भी है, घर्षणात्मक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य, किसी काम में मान लो भाई एक बंदे की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा लोग लगे हैं, तो वहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन डी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी और अदृश्य दोनों ही मिलती हैं, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो अगर आप देखेंगे तो भाई पढ़े लिखे डिग्रियां ले लेके बैठे हुए हैं, लेकिन तो उनके पास रोजगार ही नहीं है ना। ऑप्शन सी, शिक्षित बेरोजगारी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कहाँ पर? तो एक तो ये कृषि क्षेत्र में है, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का डी होगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी का रीज़न क्या है?
22 अपर्याप्त उत्पादन क्षमता क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन सी। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो ज़्यादातर आपको बेरोजगारी देखने को मिलती है वो है शिक्षित बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर यानी कि डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? तो ये है हमारी शैक्षिक बेरोजगारी। डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, तब हम उसे कहते हैं मौसमी। और ज़्यादातर ये आपको कृषि क्षेत्र यानी कि ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अभी आप पढ़े हैं ऊपर, और इसका सही आंसर होगा अल्प रोजगार भी इसे बोलते हैं, है ना। मौसमी है, अदृश्य है, तो यहाँ पर अल्प रोजगार 27 का ए। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो प्रच्छन्न, अदृश्य, ये है आपका कृषि एग्रीकल्चर फील्ड में, ऑप्शन सी। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है, ऑप्शन से। बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली जो बेरोजगारी है वो क्या कहलाती है? बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करूं, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अपने कामगार नागरिकों के अनुसार रोजगार पैदा नहीं कर रही है, इसका अर्थ है वहाँ पे अर्थव्यवस्था संरचनात्मक बेरोजगारी से प्रभावित है। संरचनात्मक बेरोजगारी भारत की सबसे बड़े प्रकार की बेरोजगारी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स को ले लेते हैं, है ना। तो भाई जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उस पर 55% लोग काम कर रहे हैं 172 रुपये में, 20 से 25% लोग 232 में, और 5 से 10% लोग हमारे आते हैं टर्सरी में 500। तो यहाँ पर एज एग्जाम्पल मैंने लिया है कि भाई जो हमारा प्राइमरी सेक्टर वहाँ पे 172 रुपीज़ में 55% लोग काम कर रहे हैं, और 235 रुपये में 20 से 25% तो है नहीं, और ऊपर 592 में 5 से 10% लोग। तो यहाँ पर आपको क्या मिले? मतलब वही चीज़ है ना कि काम करने वाले ज़्यादा कहाँ पे होने चाहिए, तो वही चीज़ है, ऑप्शन से यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं, उसे कहते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। 31 का ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शंस बी। नेक्स्ट, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो उसे बेरोजगारी कहा जाता है। बहुत लॉन्ग टाइम से बनी हुई है तो उसे कहते हैं लॉन्ग यानी कि दीर्घकालीन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32 का से दीर्घकालिक। निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? देखो भाई, अगर मैं बेरोजगारी है क्या? बेरोजगारी, अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यताओं के अनुसार रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहा है उसका अर्थ होगा कि वो बेरोजगार है। अब बेरोजगारी में आपकी खुली बेरोजगारी होती है। अगर कोई व्यक्ति उत्पादन के कार्य में शामिल नहीं है तो इसका अर्थ होगा कि खुली बेरोजगारी को बढ़ा रहा है। जैसे मोस्ट ऑफ दी आज के टाइम पे जो वुमेन्स है वो वर्क कर रही हैं, लेकिन जो नहीं करते जैसे गृहिणी है, भिखारी है, सन्यासी हैं, तो ये ओपन खुली बेरोजगारी को प्रदर्शित करते हैं, है ना। वर्तमान समय में खुली बेरोजगारी किन किन क्षेत्रों में, जैसे कृषि क्षेत्र है ना, केवल इसमें शामिल
आदमी होते हैं, घरेलू क्षेत्र है। उसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगार, अगर कोई व्यक्ति उत्पादन के कार्य में शामिल है लेकिन उत्पादन की दर 0 है, मतलब वो प्रोडक्शंस में तो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो 0 है, इसका अर्थ होगा कि वह उस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान समय में इसके तीनों सेक्टर जो होते हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी से प्रभावित हैं। एक आती है घर्षणात्मक बेरोजगारी, जो बेरोजगारी एक अर्थव्यवस्था की टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं घर्षणात्मक। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, घर्षण होता है ना, तो वही घर्षणात्मक बेरोजगारी है। घर्षणात्मक बेरोजगारी आपको सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर, मतलब इसका इस तरीके से देखेंगे, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में देखने को मिलती, फिर इंडस्ट्री, फिर आपका एग्रीकल्चर में। मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, जो बेरोजगारी मौसम के अनुसार उद्भावित होती है उसे मौसमी कहते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी प्रकार की है मौसमी, क्योंकि एक मौसम में क्या होता है कि भाई जैसे बारिश का टाइम हुआ उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग जाता है। एक आती है चक्रीय बेरोजगारी, जब हम सभी प्रकार की बेरोजगारी के मध्य अंतर संबंध को पढ़ते हैं तब उसी को क्या कहा जाता है, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अब जो बेरोजगारी है ना, मैंने यहाँ पर बोला था NSSO, क्या बताया था, NSSO। तो 1950 में ये स्थापित हुआ था। कब हुआ था, सैंपल सर्वे करता है ये आपके बेरोजगारी के, ठीक है, और 1950 में गठित हुआ। PC महालनोबिस समिति ने इसे गठित किया था। 1997 में इसे NSS नेशनल सैंपल सर्वे बना दिया गया। बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़ों को कलेक्ट करता है और इसकी जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। एक आता है आपका एक और ऑर्गेनाइजेशन, अभी बता देती हूँ, CSO, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन PC महालनोबिस की अध्यक्षता में बनाया गया। इस समिति की सिफारिश के बाद जो आपका CSO है यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है वो गठित हुआ। इसका काम है GDP का आकलन करना और राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों को जारी करना। तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं, दोनों के बारे में आपको बताया है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो गरीबी था, तो सॉरी आपका बेरोजगारी था, बेरोजगारी के बारे में आपको बताया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, तो गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करेगा, 33। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नीति आयोग, क्योंकि उसी के पास से रिपोर्ट्स जाती हैं। 33 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण, जो अल्पविकसित देश है वहाँ पर गरीबी का क्या कारण होता है, आय में असमानता। क्या होता है, आय में गरीबी क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, रोटी कपड़ा मकान है ना, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है ऑफ ह्यूमन, है ना, तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। भारत सरकार के अनुसार गरीबी को 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि सापेक्ष गरीबी है और निरपेक्ष गरीबी है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, किसके आधार पर करते हैं, तो ये होता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। किसके आधार पर होता है, उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु तो निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो 20 सूत्री जो कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत करी थी वो करी थी किसने, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, 20 सूत्री कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर है 36 एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता था, तो ये आपका कहा जाता था किसको, मध्य प्रदेश, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, तो ये था आप लोगों का IRDP था, ट्राइसेम था और NREP था, सभी के सभी थे, ऑप्शन डी। कथन और कारण दे रखा है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नीचे है। तो भाई यहाँ पर आप लोग
40 है, क्वेश्चन नंबर 40। और इसका सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं, है ना। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, तो बिल्कुल है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर भी नीचे, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों ही सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल होता है, मतलब जो ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ों को इसमें ऐड किया जाता है, किनके बेस पे रिपोर्ट तैयार होती है? सो ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, है ना। तो इन तीनों चीज़ों को देखा जाता है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी करेक्ट आंसर होगा। और गरीबी के लिए ही यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति भारत सरकार के द्वारा गठित भी हुई थी। उसके बाद 2013 में सी रंगराजन समिति का गठन भी हुआ था, और सी रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी दर 21.9% बताई गई, और ग्रामीण क्षेत्र में आपका, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है, क्यों? भारत का जो निर्धनता अनुपात है वो घट रहा है, क्यों घट रहा है? क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, इसी वजह से। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका अनुमान लगाने के लिए जो है यहाँ पर एक तो आपकी पारिवारिक उपभोग व्यय, है ना, तो किसके आधार पर किया जाता है? हमने पहले भी करा है। 43 का ऑप्शन सी। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? ध्यान रखिएगा यहाँ पर औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो किसका? विश्व वार्षिक, है ना, विश्व विकास रिपोर्ट। तो ये कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन से IBRD के द्वारा प्रकाशित होता है। ऑप्शन से। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा। ऑप्शंस हो जाएगा डी। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई? तो मानव विकास की जो अवधारणा तैयार की गई थी, इसको तैयार किया था किसने? महबूब उल हक ने। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होता है, ये इसमें जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा, इन सभी को शामिल किया जाता है, लेकिन सामाजिक असमानता को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति आय है, सकल नाम निवेश नहीं है। ऑप्शंस बी। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार यहाँ पर पूछा गया है, तो आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये कई बार एग्जाम्स में आता है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप लोगों का कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राज्य स्तर पर जिन्होंने मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया था, वो राज्य आप लोगों को ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये आपकी जारी हुई थी अप्रैल 2002 में। 52 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भाई भारत को मध्य मानव विकास श्रेणी में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, लिंग अनुपात, इसमें जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, सकल नामांकन। तो अब आप मुझे बताओ, आपने सूचकांक करे हैं करंट अफेयर के अंदर, तो मानव विकास रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत कौन सी रैंक पे आता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
तो ये आपका पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है जिसमें हमने बेसिक चीज़ों को कवर करा है। अब आते हैं अगला हमारा जो चैप्टर से क्वेश्चन है वो है भारत की राष्ट्रीय आय पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर का ये क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन, जैसे कि अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा, उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर ये। ऐसे ही सेकेंड चैप्टर में राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय पर है, अगर इसमें आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, किस क्षेत्र का है। और अभी तक आप एक टर्म कंटिन्यू सुनते आ रहे हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत 130 नंबर पे है, ये आप ध्यान रखना 130वें नंबर पर है। और HDI में औसत आयु, एवरेजन एज, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा, एजुकेशन, इन सभी को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और 25 की मैंने आपको बता दिया है। और HDI का जो सिद्धांत दिया था वो कई बार पूछा जाता है, महबूबुल हक के द्वारा 1990 में प्रदान किया गया था। और अमर्त्य सेन भी सिद्धांत से रिलेटेड है। इसके बाद HDI की पहली रिपोर्ट UNDP के द्वारा 1991 में प्रकाशित हुई। और इस सिद्धांत के अनुसार ही HDI में 3 सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जो कि आपको बताया है। और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है ना। नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला, भारत रत्न 1999 में मिला। जो अमर्त्य सेन थे ना वो जो महबूब उल हक हैं, पाकिस्तान के हैं, इनके शिष्य हुआ करते थे, हालांकि ये इंडिया के अमर्त्य सेन। सो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो राष्ट्रीय आय, मैंने जैसे कि बताया था उसी से रिलेटेड है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किसका है, विनिर्माण क्षेत्र का। किसका आ जाएगा, विनिर्माण। ऑप्शंस बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, सेवा, टर्सरी सेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर योगदान पूछा है, विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण आता है सेकेंडरी में, लेकिन आय का प्रमुख सोर्स पूछा है तो वो सर्विस सेक्टर है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। तो योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। ऑप्शन से कृषि, एग्रीकल्चर का। किसका हो जाएगा, एग्रीकल्चर। यहाँ पे ध्यान रखिए। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो भाई इस समय अगर बात करते हैं तो हमारा सर्विस सेक्टर जो होता है इसका योगदान सबसे ज़्यादा है। फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है, बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, बढ़ता जाता है या घटता जाता है, बढ़ता जाता है। 1950 से 90 की अवधि के दौरान GDP में कृषि का अनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से कैसा रहा है, दोगुना, बड़ा, स्तर या फिर घटा है। ऑप्शंस डी, घटा है। क्या हुआ है, घटा है। 6 का ऑप्शन डी, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। क्या हो जाएगा, 1950। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, अभी मैंने आपको बताया था CSO है ना, CSO के बारे में आपको बताया था, ये कब गठित हुआ है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, ऑप्शंस बी 1951। क्या हो जाएगा, 1951, 1951। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं है ना, नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखो भाई अगर राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय। ऑप्शंस बी, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है वो होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब देखो ये उस समय का था, तो अगर मैं बात करती हूँ 2024 से पहले के जो आंकड़े थे वो गोवा हुआ करता था, लेकिन अभी करेंटली अगर ऑप्शंस में ऐसा ही है तो फिर आप गोवा लगाइएगा। अभी करंट वाला देखेंगे तो तेलंगाना और उसके बाद कर्नाटक और हरियाणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला जो राज्य है वो है हमारा बिहार। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था किसने? 1867 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये। चलो आप मुझे क्वेश्चन करंट अफेयर का मैं आपको बोल रही हूँ, आप लास्ट में आपको बताऊँगी कि करंट में जो प्रति व्यक्ति आय है 2025 में वो कितनी है। फिलहाल ये जो दिया था, अभिनिश्चित किया था, वो किया था दादा भाई नेहरू ने। 13th का ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना था, वयोवृद्ध पुरुष। द थ्योरी ऑफ ड्रेन, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो ड्रेन का सिद्धांत दिया था वो भी किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि कौन सी है? ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर सी, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का ही यूज़ होता है। ऑप्शन सी। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। किससे है? राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये थे पीसी महालोनविस। कौन थे? पीसी महालोनविस। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व, ये अनुमान नेहरू जी और सिराज ने लगाए थे। ऑप्शन सी। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब करी थी? पीसी महालोनविस की अध्यक्षता में 4 अगस्त 1949 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला या सभी? सभी। ऑप्शन डी। 20 का क्या हो जाएगा? डी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो होती है चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्य दोनों के आधार पर होती है। जैसे कि आपने अभी क्वेश्चंस पढ़े भी थे ऊपर कि किसकी ज़्यादा है। ऑप्शन सी। 21 का क्या हो जाएगा? सी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? बेस ईयर जो लिया गया है वो है आपका ऑप्शंस डी 2004 और 5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई कौन सी है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो यहाँ पर पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी ये सामने नहीं आती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएगा ए। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आया है। दादा भाई नेहरू जी। कौन है? दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 26 कि दादा भाई नेहरू जी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? इन्होंने इसमें कौन से सिद्धांत का वर्णन किया है? ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो रहा है किसका? तृतीयक टर्सरी सेक्टर का। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान रहा है? तो सबसे कम योगदान की अगर बात करते हैं तो वह आ जाएगा प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये अभी बताया है, सांख्यिकी केंद्र या सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात करते हैं यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश का कुल उत्पादन देश की सीमा के भीतर या एक वित्तीय वर्ष में एवं कुल उत्पादन को उस देश का जीडीपी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीडीपी। वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है। जीडीपी में 3 क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, प्राइमरी,
टर्सरी और आपका प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, इन सभी को शामिल किया जाता है। मतलब एक देश का कुल उत्पादन या देश की सीमा के भीतर कुल उत्पादन या एक वित्तीय वर्ष में एवं कुल उत्पादन को उस देश का जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। और भारत का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो जीडीपी तो एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित होने वाला वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वो जीडीपी होता है। अगर यहाँ पर किसकी बात करते हैं, एनडीपी की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो इसे निकालने के लिए एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जब हम जीडीपी में से ह्रास मूल्य को घटाते हैं तब हमें एनडीपी प्राप्त होता है। यह एक देश की सीमा भीतर शुद्ध आय, नेट इनकम होती है। एक आता है आपका जीएनपी आता है, क्या आता है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम एनडीपी में विदेशी आय, फॉरेन इनकम जोड़ते हैं तब हमें जीएनपी मिलता है। जीएनपी इक्वल टू एनडीपी प्लस फॉरेन इनकम। एक आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब हमें जीएनपी में से ह्रास मूल्य को घटाते हैं तब हमें उस देश का एनएनपी प्राप्त होता है। इसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक देश की अंतिम आय होती है। तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास। और पर किसी भी देश की अगर पर कैपिटा इनकम निकालनी है, क्या निकालनी है, पर कैपिटा इनकम निकालनी है, तो उसके लिए एनएनपी अपॉन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। जब किसी देश की राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है ना, तो उस देश की जनसंख्या के द्वारा उसे डिवाइड किया जाता है, तब हमें उस देश का नेशनल इनकम पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में आती हैं, मैंने आपको करा दी हैं। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है ना। तो 31 का ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सभी प्रकार की बचत का योग। ऑप्शंस 31 का ए, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में लॉटरी को नहीं किया जाता है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता। मैंने कहा ना, अगर आपको प्रति व्यक्ति आय निकालनी है, पर कैपिटा इनकम निकालना है, तो एनएनपी अपॉन पॉपुलेशंस ऑफ कंट्री, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए, देश की कुल जनसंख्या से उसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। 34, सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, कृषि की अपेक्षा उद्योग की अपेक्षा सेवाओं, या संयुक्त रूप से कृषि उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। बिल्कुल सही, 34 का ऑप्शन डी, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। ऑप्शन सी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है। हाँ, तो यहाँ पर सेवा, उद्योग और कृषि। ऑप्शन से, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 2011-12, ऑप्शन क्या हो जाएगा 37 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो ये आपके क्या करते हैं, योगदान देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल सही है। यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंत्य वस्तुएं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। गलत, ऑप्शन ए वाला सही है। मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन किसके बराबर होता है। मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है। सो यहाँ पर अगर मूल्य ह्रास की बात करते हैं, सो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर, वैसे मेरा हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में
दोनों में ही मास्टर्स है। तो इकोनॉमिक्स पहले ना डर लगता था कि समझ नहीं आता, लेकिन जब खुद करने लगते हैं, जैसे हिस्ट्री भी टफ लगता है, तो हिस्ट्री से भी मैंने क्या किया है, मास्टर किया हुआ है, और मतलब डबल MA। तो और हमारा जो इकोनॉमिक्स है उससे भी आपका MA किया हुआ है। तो पहले हमें टफ लगता है इकोनॉमिक्स में, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाद में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो बहुत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? निवेश विधि। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन सी, मैट्रिक्स पद्धति नहीं आती है। सो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? तो अभी मैंने कहा था राष्ट्रीय आय निकालना, तो NNP में से किसको घटाएंगे? NNP में से किसको घटाएंगे, है ना? 43 का ऑप्शन से यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट ए, अप्रत्यक्ष कर को कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। GNP से NNP निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है ना? तो GNP से NNP निकालना है तो उसके लिए किसको घटाएंगे? ऑप्शंस हो जाएगा 44 का ए, मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशंस। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस के मूल्य ह्रास, यहाँ पर क्या आएगा आपका? निम्न तो यहाँ पर है इक्वल टू 45 ऑप्शंस बी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या आएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस के ह्रास, मूल्य ह्रास, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP होती है, NNP होता है, तो भाई NNP होता है क्या? 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास पत्ते घटाकर। 46 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? वर्ष प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। 47 ऑप्शन से। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी कि पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्नलिखित में से किसकी GDP का हिस्सा हैं? भारत की। किसके होंगी? भारत की। ऑप्शन सी। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? अवितरित आय को। 49 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। 50 का ऑप्शंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य किसका? ऑप्शन बी, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। ऑप्शंस हो जाएगा 52 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, व्यय विधि के माध्यम से GNP की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर मूल्य ह्रास व्यय को शामिल नहीं करते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से। किसका होता है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? सेवा का। निम्न में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो ये करता है 56 ऑप्शन सी, GNP माइनस मूल्य ह्रास। GNP माइनस के मूल्य ह्रास आपका NNP निकल के आता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय आय आपकी निकल के आती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57। क्या है 57? तो ये है, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? बैंकिंग। कौन सी नहीं आती है? बैंकिंग। नाम मात्र यानी कि GDP है, नाम मात्र यानी कि GDP है। 58
जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, राष्ट्रीय आय एनआई है, नेशनल इनकम है। तो भाई नेशनल इनकम कैसे होता है? 59, ऑप्शन बी। एनआई नेशनल इनकम माइनस बाजार मूल्य पर एनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। तो ये सब आपका निकल के फिर आपका नेशनल इनकम आता है। तो ये आप लोगों के इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आएगा वो आएगा मुद्रा एवं बैंकिंग से रिगार्डिंग। चलेगा, इससे रिलेटेड फटाफट कमेंट कीजिए। सो इस चैप्टर को हम करेंगे कल, क्योंकि इसमें 200 मतलब 300 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, है ना, बैंकिंग, और ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसको करेंगे हम कल की क्लास में। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अभी क्या है, थोड़ा सा गला प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैराथन क्लास थोड़ा सा छोटी ही रहेंगी। प्लेलिस्ट आपकी बना दी जाएगी, इकनॉमिक्स की अलग, हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी अलग, मतलब हर सब्जेक्ट की अलग अलग, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।